नमस्कार, मैं संदीप सिंह करवार स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल जियो क्लासेस में। आज हमारा टॉपिक रहेगा मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य। पहले इसका सामान्य परिचय, फिर इसके बाद इसी क्रम में हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, कहां पर कौन सा अभ्यारण्य तथा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य की शुरुआत के। तो मध्य प्रदेश का जो अभ्यारण्य है वो वन्य जीव अधिनियम 1972 वन्य जीव अधिनियम 1972 को एक अधिनियम बनाया गया, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान तथा अभ्यारण्यों की स्थापना हुई। आपके मन में कभी भी डाउट रहता होगा कि राष्ट्रीय उद्यान तथा अभ्यारण्य में क्या अंतर है, तो मैं यहाँ आपको क्लियर कर दूँ। वो सभी क्षेत्र, उन सभी क्षेत्रों में सभी वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए जो बनाया जाता है उसे हम कहते हैं राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान का मतलब, अगर कोई राष्ट्रीय उद्यान है तो वहाँ पर प्रत्येक प्राणी के लिए क्या होता है, वहाँ प्रत्येक प्राणी के लिए संरक्षण प्राप्त होता है। अभ्यारण्य में किसी एक को डेडिकेट कर दिया जाता है, मतलब किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले किसी विशेष प्रकार के जीव के लिए आरक्षित क्षेत्र में तो संरक्षण तो साथ में रहने वाले जीवों को भी दिया जाता है, लेकिन उस विशेष प्राणी के लिए उसे डेडिकेट कर दिया जाता है वन्य जीव अभ्यारण्यों को। तो दो अंतर है बस, और कुछ अंतर नहीं है, और सब अंतर है वो वनों पर लागू रहते हैं, जो हमारा सन 1974 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत लागू होते हैं। क्योंकि किसी क्षेत्र, किसी वन में लकड़ी काटने पर प्रतिबंध नहीं है, किसी में लकड़ी काटने पर प्रतिबंध है, कहीं पर जाने पर प्रतिबंध नहीं है, कहीं पर हम घूमने जा सकते हैं, तो वो चीज़ें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और वन्य जीव अधिनियम 1972 और 1974 के तहत ही ये लागू होते हैं, और कोई अंतर नहीं है। बस अंतर इतना है, राष्ट्रीय उद्यान किसी क्षेत्र विशेष में सभी वन्य जीव प्राणियों के लिए संरक्षण प्रदान करता है, तथा अभ्यारण्यों में किसी क्षेत्र विशेष पर किसी विशेष प्राणी के संरक्षण के लिए सुविधाएं महत्वपूर्ण रहता है। तो यहाँ पर हम बात करें तो टोटल अगर वर्तमान में देखें तो टोटल जो राष्ट्रीय उद्यान है वो 11 राष्ट्रीय उद्यान है। कितने राष्ट्रीय उद्यान है अगर बात हम करें तो 11 राष्ट्रीय उद्यान है। 11 राष्ट्रीय उद्यान है। 11 राष्ट्रीय उद्यानों में और दूसरे अभ्यारण्य कितने हैं? 32 अभ्यारण्य हैं। अब बात करते हैं इन्हीं राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्यों में, इन्हीं राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्यों में 7 टाइगर प्रोजेक्ट का मतलब होता है अभ्यारण्य की तरह, लेकिन ये विशेष ध्यान है वो वन्य जीव जो विलुप्ति की कगार पर या विलुप्त हो चुके होने वाले हैं। विलुप्ति कगार का मतलब होता है एक वो है जिनकी, जैसे टाइगर प्रोजेक्ट में ये विलुप्ति कगार पर है, गिनती की संख्या है। आज वर्तमान में देखें तो गिनती की संख्या बची हुई है पूरे देश में, इसलिए टाइगर प्रोजेक्ट बनाए गए। तो राष्ट्रीय उद्यानों को ही टाइगर प्रोजेक्ट बनाए ये जरूरी नहीं है। अभी एक जो रातापानी अभ्यारण्य है वो अभ्यारण्य था, उसे टाइगर प्रोजेक्ट बनाया गया है। तो इसमें से 6 राष्ट्रीय जो टाइगर प्रोजेक्ट हैं वो राष्ट्रीय अभ्यारण्य के भाग हैं, राष्ट्रीय उद्यान के भाग हैं, और जो राष्ट्रीय उद्यान जो टाइगर प्रोजेक्ट है वो राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य का भाग है। तो इन्हीं में से 11 राष्ट्रीय उद्यान, 32 अभ्यारण्य, इन्हीं में से 7 टाइगर प्रोजेक्ट, इसके बाद 2 खरमोर अभ्यारण्य, खरमोर पक्षी है, आपको याद करने में आसानी होगी। 2 खरमोर पर इन्हीं में से है, अलग से नहीं है। 2 सोन चिरैया अभ्यारण्य, सोन चिरैया आपने देखा होगा धीरे धीरे विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुकी है। 2 सोन चिड़िया अभ्यारण्य, इनके संरक्षण के लिए इन पर जोर दिया गया है, इनके शिकार करने पर प्रतिबंध है।
इसके बाद अगर बात करें घड़ियाल अभ्यारण्य, 3 घड़ियाल अभ्यारण्य, जिसमें से जो चंबल अभ्यारण्य है उस पर अन्य वन्य जीवों का भी संरक्षण है। घड़ियाल, आपको मैं स्पेशल बता दूं, जो घड़ियाल है, घड़ियाल अभ्यारण्य है, यहाँ पर अन्य जलीय जीवों को भी संरक्षण प्रदान है, लेकिन प्रायोरिटी दी जाती है घड़ियाल अभ्यारण्य पर। इसके बाद मैं बात करूं 2 अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान जो हैं वो है जीवाश्म संरक्षण वाले। 2 राष्ट्रीय उद्यान कौन से हैं? जीवाश्म संरक्षण के लिए। जीवाश्म क्या होता है? जीवाश्म संरक्षण उद्यान, ये मैं आपको बताऊं, ये एक धार में है और एक डिंडोरी। ये उद्यान किस लिए हैं? ये होते हैं जिसमें आपने देखो फॉसिल्स पाए जाते हैं। फॉसिल्स का मतलब होता है जीवाश्म, मतलब जीवों के अश्म। इसका मतलब होता है कि प्राचीन समय में कौन कौन से जीव रहे या किस प्रकार की प्रजातियां रही, उनके अध्ययन के लिए हमें खुदाई के दौरान डायनासोर के अंडे, डायनासोर जो अभी विलुप्त हो चुके हैं, अभी का मतलब बहुत पहले विलुप्त हो चुके थे, लेकिन अभी उनके अवशेष मिल रहे हैं, तो उनके जीवाश्मों को और वन्य जो वनस्पति का अवशेष हैं, उन सभी अवशेषों को इस अभ्यारण्य के तहत संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो ये होते हैं। अगर इसके कुल क्षेत्रफल की बात करें तो इसका कुल क्षेत्रफल 10.99 हजार वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है, अगर दोनों राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्यों की बात करूं, जिसमें से 9.12 हजार वर्ग किलोमीटर केवल वन क्षेत्र हैं। मतलब वन क्षेत्र के अलावा इतना हमारा 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र एरिया अतिरिक्त आता है। तो मतलब राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्यों में बस इतना सा अंतर है कि राष्ट्रीय उद्यान किसी क्षेत्र विशेष में, क्योंकि किसी क्षेत्र विशेष को संरक्षित किया जाता है, तो राष्ट्रीय उद्यान किसी क्षेत्र विशेष में सभी प्रकार के जीवधारियों को संरक्षित किया जाता है, तथा अब राष्ट्रीय अभ्यारण्य में हम राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य के तहत सभी प्रकार किसी विशेष प्रकार के क्षेत्र विशेष में किसी विशेष प्रकार के जीवधारियों के लिए संरक्षण के लिए बनाए गए वन्यजीव अभ्यारण्य कहलाते हैं। अगर मैं इनके कुल क्षेत्रफल की बात की तो हमने 10.99 यानी लगभग 11,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर ये एरिया मध्य प्रदेश के कुल एरिया का कवर करते हैं, और तथा जिसमें से वन क्षेत्र आता है वो 9.12 हजार वर्ग किलोमीटर आता है। अगर इसकी मैं बात करूं तो 1 नवंबर 1981 को रजत जयंती का मतलब होता है मध्य प्रदेश 25 वर्ष पूरे कर चुका था। इस समय बारहसिंगा जो ब्रैडरी प्रजाति का है उसे वन्यजीव प्राणी घोषित किया गया या राज्य पशु घोषित किया गया। इसके आगे अगर मैं बात करता हूं तो हमारी जो राज्य जलीय जीव है उसे महाशीर मछली या टॉर के नाम से भी जानते हैं, वो 26 सितंबर 2011 को उसे राजकीय जलीय जीव घोषित किया गया। इसके देखो ये जीव घोषित क्यों किए जाते हैं राजकीय? क्या होता है, कोई वंचित, जैसे आपने देखा होगा अगर हम ससभ्य होते हैं या हम अपने पैरों पर खड़े होते हैं या हम मतलब वेल सेटल होते हैं, तो हम किसी वंचित वर्ग को गोद ले लेते हैं या उसे अपना नाम दे देते हैं, मतलब उसे संरक्षित करते हैं उसकी बेहतरी के लिए। यही कारण है कि महाशीर मछली जो विलुप्ति की कगार पर थी, ऐसा उस समय लग रहा था, जो कि सही था। तो 26 सितंबर 2011 को महाशीर मछली उसे क्या किया गया, राजकीय जलीय जीव घोषित किया गया, और जिसे IUCN एक संस्था के द्वारा 2012 में इसे विलुप्त घोषित कर दिया गया। मतलब अब वर्तमान में इस प्रजाति की मछली अब विलुप्त हो चुकी है। और इसके बाद मैं बात करूं 1981 में ही एक हमारे जो राज्य की पक्षी है शाह-ए-बुलबुल, जिसे हम फ्लाई कैचर के नाम से जानते हैं, जिसे हम दूधराज के नाम से जानते हैं, उसे राजकीय पक्षी घोषित किया गया। और इसी सभी क्रम के कारण और यहाँ पर इसकी व्यवस्था बहुत अच्छी होने के कारण राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों के देखते हुए मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग को लोनली प्लेनेट
या लोनली प्लेनेट समूह के द्वारा सर्वश्रेष्ठ वन्यजीव अवार्ड प्रदान किया गया। तो इसके बाद मैं आगे सभी राष्ट्रीय उद्यानों और इसके वन्यजीव अभ्यारण्यों का यहाँ पर मैं पॉइंट आउट करूँगा और आपको लोकेशन के द्वारा मैं बताने चाहूँगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य दोनों को हम लोकेट करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले इस वीडियो में मैंने केवल लोकेट बताऊँगा कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा अभ्यारण्य और किस जीव के लिए डेडिकेट है। केवल वो कि कौन सा खरमोर के लिए है, कौन सा टाइगर प्रोजेक्ट है, कौन सा घड़ियाल के लिए है, कौन सा सोन चिड़ैया के लिए, और ये कहाँ कहाँ पर है। इसके आने वाली वीडियो में मैं प्रत्येक का एक वीडियो में विस्तार से वर्णन करूँगा। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि कौन सा अभ्यारण्य कहाँ पर है। तो सबसे पहले मैंने आगे बात की थी कि राष्ट्रीय उद्यान हमारे टोटल कितने हैं, 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं। टोटल अभ्यारण्य कितने हैं, 32 अभ्यारण्य हैं। अब सबसे पहले मैं लोकेट करना चाहूँगा कि राष्ट्रीय उद्यानों को। तो सबसे पहले हम कान्हा-किसली अभ्यारण्य की बात करूँगा। तो कान्हा-किसली हमारा कहाँ पर है, मंडला और बालाघाट के मध्य। तो हम देखो लोकेट करें, हमने पिछली वीडियो में भी देखा मैपिंग के द्वारा प्रत्येक चीज़ को समझेंगे तो मैपिंग का हमारा रिवीजन होता है और मैप हमारे स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो सबसे पहले कान्हा-किसली देखेंगे। जैसे ही हमारा ब्लैंक मैप है हमें पता चल जाएगा मंडला यहाँ पर था, बालाघाट यहाँ पर था। इस जगह इस पोर्शन में हमारा क्या होगा, कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान होगा। केवल मैं लोकेट कर देता हूँ क्योंकि छोटा हो जाएगा लिखूँगा तो। इसके बाद समझ में आ गया बालाघाट, मंडला ऊपर है, बालाघाट कॉर्डर में है जो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा से लगता था। तो बालाघाट मंडला के बीच में हमारा कान्हा-किसली है। वैसे बेसिकली आता है वो मंडला में आता है। अगर प्रश्न में आता है कि कान्हा-किसली कहाँ पर है तो वो मंडला में है। इसके बाद मैं बात करता हूँ एक जीवाश्म उद्यान है, उसका नाम है आपका डिंडोरी में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान। वो कहाँ पर है, डिंडोरी हम देखें बालाघाट से ऊपर डिंडोरी वाला पोर्शन आता है और डिंडोरी यहाँ पर है। कान्हा-किसली के बगल से एक जीवाश्म उद्यान है, वो क्या किस नाम से है, राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान डिंडोरी के नाम से। इसके बाद मैं बात करूं एक और राष्ट्रीय उद्यान की। वो राष्ट्रीय उद्यान है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। वो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, वो राष्ट्रीय उद्यान है आपका उमरिया। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था जब उमरिया को मैंने संभाग में बांटा था तो शहडोल संभाग में उमरिया आता है और शहडोल से ही उमरिया अलग हुआ है, शहडोल से ही अनूपपुर अलग हुआ है। तो उमरिया कहाँ पर है, यहाँ पर शहडोल उमरिया। इसके बाद मैं बात करूँगा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान छतरपुर और पन्ना के मध्य स्थित है। और तो ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना में किस जगह है, ये मिलेगा यहाँ पर। अब आप देखो कैसे है। मैंने आपको बताया सागर संभाग में कौन कौन से हैं, दमोह है, छतरपुर है, टीकमगढ़ है और आपका निवाड़ी है, और इधर आपका छतरपुर है। छतरपुर के जस्ट बगल से हमारा लगा हुआ है पन्ना और पन्ना के जस्ट बगल से लगा हुआ है हमारा सतना। तो ये बता रहा है पन्ना और छतरपुर के बीच में, मतलब मानचित्र में हम देखते हैं तो ये जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है पन्ना और छतरपुर के मध्य आता है। तो ये यहाँ पर है। क्लियर, लोकेट हम कर सकते हैं, आप समझ में आ रहा होगा। इसके बाद मैं बात करता हूँ पेंच अभ्यारण्य की। पेंच राष्ट्रीय उद्यान मैं अभ्यारण्य बोल रहा हूँ, राष्ट्रीय उद्यान है। जो मैं बात कर रहा हूँ वो राष्ट्रीय उद्यान है। अगर मैं कान्हा-किसली की बात करूँ, चाहे मैं डिंडोरी की जीवाश्म उद्यान की बात करूँ, चाहे मैं उमरिया या बांधवगढ़ की राष्ट्रीय उद्यान की बात करूँ, या मैं बात करूँ पन्ना छतरपुर अभ्यारण्य की, इसके बाद राष्ट्रीय उद्यान की। इसके बाद मैं बात करता हूँ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। नेक्स्ट राष्ट्रीय उद्यान है पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो सिवनी और छिंदवाड़ा के बीच में है। छिंदवाड़ा यहाँ पर सबसे बड़ा जिला है, इसके बगल से है सिवनी जो जबलपुर संभाग में आता है। तो यहाँ पर एक अभ्यारण्य है, उसका नाम है पेंच अभ्यारण्य, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान इसके अंतर्गत आता है जो सिवनी और छिंदवाड़ा के अंतर्गत आता है। तो हमने कौन से राष्ट्रीय उद्यान क्या किए, आपका पेंच अभ्यारण्य पेंच राष्ट्रीय उद्यान, आपका इधर है कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान, डिंडोरी जीवाश्म उद्यान राष्ट्रीय उद्यान, आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। और इधर मैं बात करता हूँ वो है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद माधव राष्ट्रीय उद्यान, वो आपका उड़ीसा में है, शिवपुरी में है। राष्ट्रीय उद्यान आपका शिवपुरी में है।
तो हमारा राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में हो गया। इसके बाद हम जो राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे वो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान सीधी सिंगरौली के मध्य स्थित है। ये राष्ट्रीय उद्यान सीधी सिंगरौली के मध्य स्थित है। इसका नाम है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। तो इस बार फिर रिवीजन करते हैं। देखो जितनी बार रिवीजन करेंगे उतना हमें याद होगा। देखो कैसे भी करके ये रूढ़ है, मतलब हमको ये याद करना ही है। अब किस प्रकार करते हैं वो अपने ऊपर है। जैसे कई अधिकतर जो अभ्यारण्य है क्या होता है, जब हम फिजिकल पढ़ेंगे तो वहाँ पर पठार होंगे और पर्वत होंगे, और पठारों और पर्वतों से नदियाँ निकलती हैं। उन नदियों के किनारे ही अभ्यारण्य स्थित हैं, जंगल है, वन है, और वन में वन्यजीव होते हैं। उनके संरक्षण के लिए हमने अभ्यारण्य बनाए, और अभ्यारण्य कहीं ना कहीं उस जगह पर या उस जगह के नदियों पर स्थित होता है। जैसे चंबल अभ्यारण्य के हैं, कैन अभ्यारण्य का है, शोन अभ्यारण्य का है, या कहीं पक्षी अभ्यारण्य है तो करेरा अभ्यारण्य है। तो ये चीज़ें हम इधर देखते हैं। तो शिवपुरी में करेरा अभ्यारण्य है। इसके बाद अगला जो अभ्यारण्य की बात करता हूँ वो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान आपने देखा होगा। अगर हम पहाड़ियों की बात करें तो नर्मदा के ऊपर विंध्यन, भांडेर और कैमूर पर्वत श्रृंखला है, और नर्मदा के दक्षिण में जो पर्वत श्रृंखला है वो है सतपुड़ा, महादेव, मैकल श्रेणी। तो सतपुड़ा वाला जो भाग है वो होशंगाबाद में एक सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से स्थित है। सतपुड़ा कहाँ पर है? यहाँ पर, सॉरी सतपुड़ा पूरा है होशंगाबाद कहाँ पर है? यहाँ पर। हमने होशंगाबाद संभाग की बात की थी, जिसे नर्मदापुरम के नाम से जानते हैं, जिसमें हरदा और बैतूल आता है। बैतूल से मुल्ताई नामक जगह से हमारी ताप्ती नदी निकलती है। जो नदियों की चर्चा हम बाद में करेंगे। देखो पहले हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो सारा हम एक साथ तो कर ही नहीं सकते एक वीडियो में। तो क्या होता है, प्रत्येक का वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, जिसमें पीएससी के और पर्टिकुलर जो डीपली नॉलेज वाले जो एग्जाम होते हैं उनमें बहुत फायदेमंद साबित होगा। जैसे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान है, कब स्थित हुए, कहाँ पर हुए, क्या कारण था, क्या सब चीज़ों के बारे में मैं अलग से वीडियो इस सीरीज में बनाऊंगा। तो यहाँ पर हम संक्षिप्त परिचय के रूप में हम देख रहे हैं। तो हमने लोकेट करके, अगर हम ऐसे याद करेंगे, देखो यहाँ पर लिखा नहीं फिर हमको याद होगा। यहाँ पर अपने आप पता चल जाता है कि यहाँ पर कान्हा किस लिए होगा। कान्हा किस लिए? क्योंकि मंडला और छब्बाला घाट के मध्य है। इसके बाद हमारा यहाँ पर जो अभ्यारण्य है वो है डिंडोरी अभ्यारण्य, जो जीवाश्म है। यहाँ पर हमें पता चल जाता है शहडोल के पास अभ्यारण्य है, बस वो है उमरिया अभ्यारण्य, जो बांधवगढ़ अभ्यारण्य जो उमरिया में है शहडोल के पास। फिर सीधी और सिंगरौली के मध्य है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। अगर फिर इसके बात करें हम तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो हमारा छतरपुर और पन्ना के मध्य स्थित है, और हमारा माधव राष्ट्रीय उद्यान जो शिवपुरी करेरा में है, और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो हमारा होशंगाबाद में है। इसके बाद अगर बात करते हैं तो खंडवा में जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम है ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। ओंकारेश्वर जो मंदिर है यह मंदिर है, और वहीं पर ही ये राष्ट्रीय उद्यान है। उसे हम कहते हैं ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। और खंडवा से ही हमारा बुरहानपुर अलग हुआ था, और खरगोन और खंडवा दोनों को हम पश्चिमी निमाड़ और पूर्वी निमाड़ के नाम से जानते हैं क्रमशः। तो खंडवा को हम पूर्वी निमाड़ के नाम से भी जानते हैं। तो इसके बाद हम एक डायनासोर अभ्यारण्य एक और है, जीवाश्म अभ्यारण्य है, चूँकि वो डायनासोर के लिए डेडिकेट है। तो वो है धार। धार आपको पता हो, धार किस संभाग में आता है? धार आता है इंदौर संभाग में। इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, ये सभी आपके इंदौर संभाग में आते हैं। तो ये अभ्यारण्य कहाँ पर है? आपका धार संभाग में जीवाश्म अभ्यारण्य। और इसके बाद अगर मैं बात करूं, डायनासोर अभ्यारण्य है। इसके बाद मैं बात करूं वन विहार अभ्यारण्य, जो एक खुला अभ्यारण्य भी कहते हैं जिसे, वो है हमारा भोपाल में। और भोपाल अपने आप में एक संभाग है जो सीहोर, विदिशा और राजगढ़ आदि जिलों को लेती है। तो इधर हमने 11 राष्ट्रीय उद्यानों की बात की। हमारा अगर हम याद करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 राष्ट्रीय उद्यान है। एक बार रिवाइज करते हैं फाइनल। करेरा शिवपुरी, पन्ना छतरपुर में पन्ना अभ्यारण्य, संजय गांधी अभ्यारण्य हमारा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान इसमें पन्ना छतरपुर में, और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान हमारा सीधी सिंगरौली के मध्य, और उमरिया में बांधव राष्ट्रीय उद्यान,
और हमारा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और डिंडोरी राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान और आपका कानाकेसरी राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ पर हम देखें तो शिवनी छिंदवाड़ा में पेंच राष्ट्रीय उद्यान और होशंगाबाद में आपका सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और आपका भोपाल में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान और इधर धार में जीवाश्म उद्यान जो डायनासोर के लिए डेडिकेट किया गया है और इधर आपका खंडवा में जो आपका ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। अब इन राष्ट्रीय उद्यानों में 6 टाइगर प्रोजेक्ट हैं। कौन कौन से? 6 टाइगर प्रोजेक्ट हैं। टाइगर प्रोजेक्ट का मतलब होता है इन राष्ट्रीय उद्यानों अभ्यारण्यों में से किन्हीं को जो टाइगर के लिए डेडिकेट किए गए हैं उनको हम टाइगर प्रोजेक्ट कहते हैं। टाइगर प्रोजेक्ट में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसमें हम केवल ये देखते हैं कि कौन सा टाइगर प्रोजेक्ट के लिए डेडिकेट किया गया है। तो सबसे पहले हम करते हैं कानाकेसरी टाइगर प्रोजेक्ट है। इसके बाद हम बात करते हैं बांधवगढ़, वो भी टाइगर प्रोजेक्ट है। इसके बाद हम बात करें पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, वो भी टाइगर प्रोजेक्ट है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान, वो भी टाइगर प्रोजेक्ट है। इसके बाद हम बात करते हैं सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वो भी टाइगर प्रोजेक्ट है। टोटल 6 टाइगर प्रोजेक्ट हमारे राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत आते हैं। 1 2 3 4 5 और एक है हमारा कानाकेसरी हो चुका, हमारा बांधवगढ़ हो चुका, हमारा पेंच राष्ट्रीय उद्यान हो चुका, संजय गांधी जी वाला और है। टोटल 6 अभ्यारण्य हैं, 6 टाइगर प्रोजेक्ट हैं, टाइगर रिजर्व हैं जो राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आते हैं। इसमें से एक राष्ट्रीय उद्यान एक टाइगर प्रोजेक्ट जो हमारा अभ्यारण्य में आता है वो रातापानी शीहोर अभ्यारण्य में आता है। कौन से अभ्यारण्य में आता है? रातापानी शीहोर, रातापानी अभ्यारण्य है शीहोर में, उसके अंतर्गत टाइगर प्रोजेक्ट आता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रीय उद्यान अलग होते हैं। यहाँ पर आपको वन्य जीव संरक्षण अधिनियम अलग लागू होते हैं, यहाँ पर अलग लागू होते हैं। कहीं पर आपको प्रवेश पर अनुमति होती है, कहीं पर प्रवेश पर अनुमति नहीं होती है। कहीं पर छोटी मोटी लकड़ियों को तोड़ने या जो जनजातीय आदिवासी होते हैं वहाँ पर आपकी प्रवेश पर अनुमति होती है, लेकिन कहीं पर नहीं होती है। तो वो चीज़ें बाद में मैं डिस्क्राइब करूंगा, प्रत्येक का अलग से। कानाकेसरी को अलग से करूंगा जहां पर एकमात्र आपका हवाई पट्टी है। इन चीज़ों के मैं बारे में डिस्क्राइब से अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ पर हमने देखा 11 राष्ट्रीय उद्यान है और 11 राष्ट्रीय उद्यानों में 6 टाइगर प्रोजेक्ट हैं। एक टाइगर प्रोजेक्ट हमारा अभ्यारण्य के अंतर्गत आता है। अभ्यारण्य किसी न किसी एक के लिए डेडिकेट किया जाता है और साथ में संरक्षण सबका होता ही है। तो इधर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं थोड़ा हटता हूँ, टेक अ टाइम प्लीज। इसके बाद हम बात करते हैं अभ्यारण्यों की। अभ्यारण्यों में मैं देखूं, अभ्यारण्य में हम देखते हैं टाइगर प्रोजेक्ट को यहाँ उठाते हैं और राष्ट्रीय उद्यान को। अब यहाँ हम 32 अभ्यारण्यों की बात करेंगे। अभ्यारण्य कौन सी जगह हैं? देखो ब्लैंक मैप है और हमको अगर हम लोकेट करना जानते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम जानते हैं कि कौन सा जिला कहाँ पर है, कौन सा क्षेत्र कहाँ पर है। तो सबसे पहले अभ्यारण्य की बात करते हैं, नौरादेई अभ्यारण्य। मैंने आपको एक चीज़ थोड़ा भूल गया, मैं आपको थोड़ा बताऊं। आपका जीवाश्म उद्यान 2 थे। जीवाश्म उद्यान 2 कौन कौन से थे? जीवाश्म उद्यान 2 थे, आपका डिंडोरी और आपका धार, 2 अभ्यारण्य थे। और इसके बाद जो था 2 हो गए। इसके बाद मैं आता हूँ अभ्यारण्यों पर। अभ्यारण्यों की बात करें तो सबसे पहले नौरादेई जो अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है? सागर, क्लियर, सागर नौरादेई। रालामंडल इंदौर, इंदौर कहाँ पर है? इंदौर अपने आप में संभाग है। सरदारपुर धार बगल से। सरदारपुर खरमोर पक्षी के लिए जो आपका सरदारपुर है वो खरमोर पक्षी के लिए आरक्षित है। और इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ सैलाना, सैलाना जो अभ्यारण्य है वो खरमोर पक्षी अभ्यारण्य है। सैलाना कहाँ पर है? रतलाम। रतलाम कहाँ पर है? यहाँ पर उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है रतलाम। इसके बाद मैं बात करता हूँ घाटी गांव। घाटी गांव सोन चिरैया के लिए फेमस है। किसके लिए? सोन चिरैया। घाटी गांव कहाँ पर है? यहाँ पर।
ग्वालियर से निकलते हैं, ग्वालियर में ही हैं। इसके बाद एक सोन चिरैया अभ्यारण्य एक और है, वो है आपका करेरा अभ्यारण्य। करेरा अभ्यारण्य कहाँ पर है? शिवपुरी। तो इधर हमारा कौन सा था? नौरादेही अभ्यारण्य सागर, हमारा राला मंडल आपका इंदौर, इधर आपका सरदारपुर धार जो खरमौर है, और रतलाम खरमौर पक्षी अभ्यारण्य के लिए है वो सैलाना, और शिवपुरी करेरा खरमौर पक्षी अभ्यारण्य सोन चिरैया अभ्यारण्य, और घाटी गांव वो भी है आपका सोन चिरैया अभ्यारण्य के लिए। इसके बाद आता है चंबल अभ्यारण्य। चंबल अभ्यारण्य मुरैना है, राजस्थान और मध्य प्रदेश से लगा हुआ। इसके बाद सोन घड़ियाल शहडोल। सोन घड़ियाल का मतलब होता है चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, सोन घड़ियाल अभ्यारण्य, या इसकी प्रजनन पर जोर दिया जाता है, इनकी संख्या बढ़ाने पर जोर दिया जाता है, क्योंकि ये विलुप्ति की कगार पर आ चुके हैं। तो सोन घड़ियाल, चंबल घड़ियाल, और इसके बाद अगर बात करता हूँ तो कैन घड़ियाल। कैन नदी जो यहाँ से निकलती है, क्योंकि प्रत्येक किसी न किसी नदी के किनारे या नदी में जलीय जीव पाए जाते हैं, तो उनके संरक्षण के लिए जो अभ्यारण्य बनाए गए हैं। इसके बाद मैं बात करता हूँ जो सोन घड़ियाल हो गया, हमारा केन छतरपुर पन्ना वाला घड़ियाल हो गया अभ्यारण्य है। और इसके बाद एक खिवनी अभ्यारण्य है, वो है हमारा देवास। देवास कहाँ पर है दोस्तों? देवास है इंदौर से इधर। तो देवास अभ्यारण्य है वो हमारा कहाँ पर है? देवास अभ्यारण्य है हमारा देवास में है खिवनी अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य है? खिवनी अभ्यारण्य। इसके बाद आता है नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य। नरसिंहगढ़ बहुत अच्छी जगह है, पहाड़ी पर बसा हुआ है, राजगढ़ में। कहाँ पर है? राजगढ़ में एक तहसील है नरसिंहगढ़। नरसिंहगढ़ में आपका कौन सा अभ्यारण्य है? नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य, जो कहाँ पर है? राजगढ़ में है। और राजगढ़ जिला किस संभाग की तहसील है? वो भोपाल संभाग की तहसील है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ 12वें अभ्यारण्य की, वो गौ अभ्यारण्य है। गौ अभ्यारण्य कौन सा है? वो आगर मालवा में है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, आगर मालवा में जो हमारा गौ अभ्यारण्य है, शायद विश्व का पहला अभ्यारण्य है जो हमारा आगर मालवा में बनाया गया है। आगर मालवा में बनाया गया है। तो आगर मालवा कहाँ पर है? आगर मालवा यहाँ पर है। यहाँ पर आपका सोन, कैन, छतरपुर पन्ना, नरसिंहगढ़, राजगढ़ यहाँ पर, और यहाँ पर आपका है गौ अभ्यारण्य आगर मालवा में। और इसके बाद आता है गांधी सागर, जो नीमच मंदसौर के मध्य आता है। गांधी सागर जो डैम है, यहाँ पर भी हमने अभ्यारण्य बना रखा है, क्योंकि नदियाँ होंगी या पानी का जल स्रोत होगा, जल स्रोत के मध्य ही आपके अभ्यारण्य, जंगल होंगे, वन होंगे, या वहाँ पर जलीय जीव होंगे, तो वहाँ पर अभ्यारण्य बनाया जाएगा। तो गांधी सागर हमारा लोकेट करने में ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर है हमारा गांधी सागर, जो मंदसौर नीमच के मध्य स्थित है। अगर हम बात करते हैं कालीभीत, कालीभीत हमारा है बैतूल में, और बैतूल कहाँ पर है? यहाँ पर है। और कालीभीत जो अभ्यारण्य है वो बैतूल में। देखो, याद करने के कई तरीके होते हैं, जैसे याद करेरा है, शिवपुरी हमें याद हो जाता है, घाटी गांव क्योंकि जो नज़दीक हैं, या सागर अभ्यारण्य है आपका नौरादेही। अगर या और कई तरीके होते हैं, जैसे मैंने एक व्यक्ति था, वो उसको उसने याद किया था कि काली भीत पर बेताल चिपका हुआ है। तो मतलब ये याद करने के तरीके अपने अपने तरीके होते हैं, तो अपने तरीके से याद कर सकते हैं। तो काली भीत है बैतूल, ये रूढ़ है, इसको आपको याद करने पड़ेंगे, या रटो या याद करो। लेकिन ये अगर मैपिंग के थ्रू हम याद करेंगे तो हमको याद पक्के होंगे कि ये काली भीत हमारा बैतूल में है। और इसके बाद नौरादेही मैंने आपको बता दिया सागर में है, राला मंडल आपका इंदौर में है, करेरा है, घाटी गांव है, चंबल है, सोन है, और इधर कैन है। सोन कहाँ से निकलती है? सोन निकलती है अनूपपुर, छत्तीसगढ़ के मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मध्य अनूपपुर से, सोन मुंडा के नामक स्थान से सोन निकलती है, और इधर आपकी कैन निकल रही है। तो इसके बाद अगर अगली बात करें, वो दुर्गावती, रानी दुर्गावती अभ्यारण्य है, वो आपका आता है दमोह में। कहाँ पर आता है? वो आता है दमोह में। दमोह कहाँ पर है? सागर संभाग में आता है दमोह। तो दमोह यह है यहाँ पर। दमोह के बाद आता है यहाँ पर छतरपुर, नीवड़ वगैरह, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी। तो देवास महारानी दुर्गावती जो अभ्यारण्य है वो आपका आता है दमोह में। इसके बाद आता है सिंधौरी अभ्यारण्य। सिंधौरी अभ्यारण्य आ रहा है हमारा रायसेन में। रायसेन यहाँ पर है।
रायसेन है। रायसेन के बाद अगर अभ्यारण्य की बात करें पचमढ़ी, पचमढ़ी वही सतपुड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान था वहीं पर पचमढ़ी हमारा सबसे ऊंचा हिल स्टेशन भी पचमढ़ी में है और सतपुड़ा रेंज में आता है। और जैसे सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ की चोटी है, तो मतलब ये सभी चीज़ें यहीं पर होंगे। तो पचमढ़ी जो अभ्यारण्य है वो होशंगाबाद में है, होशंगाबाद हमारा यहाँ पर है, यहीं पर। हाँ, इसके बाद मैंने शायद यहाँ कुछ था। फिर पचमढ़ी के बाद अगर बात करें बोरी अभ्यारण्य, बोरी अभ्यारण्य भी होशंगाबाद में है। मोगली पेंच अभ्यारण्य, आपने मोगली के आपने नाटक सुने होंगे, एक मोगली एक बच्चा था, मतलब मोगली के जंगलों की आपने कहानियाँ सुनी होंगी, वो सिवनी छिंदवाड़ा आपके अंतर्गत आता है। सिवनी छिंदवाड़ा के अंतर्गत जहाँ पर सिवनी कहाँ पर देखो, छिंदवाड़ा सिवनी बालाघाट, तो छिंदवाड़ा सिवनी के यहाँ पर हम बात करेंगे मोगली पेंच अभ्यारण्य और पेंच राष्ट्रीय उद्यान हमने पहले चर्चा कर चुके हैं। फिर आता है फेन मिनी कोर जो अभ्यारण्य है वो है आपका मंडला। मंडला कहाँ पर है? मंडला है आपका जबलपुर संभाग में आता है, जबलपुर मंडला, और इधर आता है आपका डिंडोरी और बालाघाट, तो इधर आपका मंडला आता है, इधर अनूपपुर है, तो मंडला आता है। मंडला में भी एक अभ्यारण्य है, फेन मिनी कोर अभ्यारण्य है, याद रखना। फिर आता है पनपठा अभ्यारण्य, पनपठा शहडोल, मतलब डोले सोले, पनपट्ठा पट्ठा आदमी, ऐसे कुछ क्या अपन को याद करने का तरीका होता है। पनपट्टा कहाँ पर है? शहडोल में स्थित है। पनपट्टा कहाँ पर है? ये शहडोल, इधर शहडोल से स्टार्ट हो जाता है अनूपपुर, तो यहाँ पर है पनपट्टा अभ्यारण्य। पनपट्टा अभ्यारण्य के बाद अगर बात करते हैं ओरछा अभ्यारण्य, इस कई किताबों में जैसे टीकमगढ़ बताया गया है, कहीं कहीं पर ये निवाड़ी बताया गया है, तो लेकिन ये यहाँ पर है, तो लगभग निवाड़ी क्षेत्र में आएगा, लेकिन इसका क्षेत्र अभी क्लियर नहीं हो रहा। तो जब तक क्लियर नहीं हो रहा तब तो हमको पता है टीकमगढ़ में आता था, चूँकि निवाड़ी अलग हो चुका है, तो किताबें अभी नई किताबें आएंगी तो उनमें थोड़ा अलग क्लियर डिस्क्राइब होगा। तो लेकिन हम इतना याद रखें निवाड़ी और टीकमगढ़ के मध्य आता है। लेकिन अगर ओरछा की बात आती है तो ओरछा अपने आप में जिला जो निवाड़ी के अंतर्गत आता है, ओरछा और पृथ्वीपत 2 जिले निवाड़ी के अंतर्गत आते हैं। चूँकि हम केवल ये नहीं कह सकते कि ओरछा के नाम से ही हम कि निवाड़ी में आता है, लेकिन ये टीकमगढ़ में आता है और बाद में क्लियर कर लेंगे। इसके बाद आता है संजय गांधी डुबरी अभ्यारण्य, वो आता है आपका सीधी में, इधर नहीं ला सकती, इधर सिंगरौली है, इधर सीधी में आता है संजय गांधी डुबरी अभ्यारण्य। अगली बात करते हैं बगदरा, जो सीधी में ही है, बगदरा भी सीधी अभ्यारण्य में ही है। फिर इसके बाद आता है गंगोग अभ्यारण्य, गंगोग अभ्यारण्य आपका आता है पन्ना में, और पन्ना के बाद हम पालपुर कूनो अभ्यारण्य की बात करते हैं, वो यहाँ आता है आपका श्योपुर में, चंबल नदी पर ही है। फिर इसके बाद आता है रातापानी अभ्यारण्य, जो मैंने प्रीवियस आगे मैं बता चुका हूँ, पिछली बार मैं बता चुका हूँ कि ये रातापानी अभ्यारण्य टाइगर प्रोजेक्ट बनाया गया है। ये ऐसी बात नहीं कि राष्ट्रीय उद्यान ही टाइगर प्रोजेक्ट होते हैं, अभ्यारण्य को भी टाइगर प्रोजेक्ट बना देते हैं। तो रातापानी अभ्यारण्य है वो सीहोर में है, सीहोर के किसी भोपाल जिले की एक सीहोर भोपाल जिले की एक तहसील हुआ करती, सीहोर भोपाल सीहोर जिले की एक तहसील हुआ करती थी, लेकिन अब 72 में अलग होने के कारण भोपाल जिला बना देगा। सीहोर अपने आप में जिला है, और सीहोर में ही आपका कौन सा अभ्यारण्य आता है? सीहोर में आपका आता है रातापानी अभ्यारण्य, जो टाइगर प्रोजेक्ट बनाया गया है। इसके बाद मयूर अभ्यारण्य, देखो ये अभ्यारण्य मैं आपको बताऊं, जो आगे वाले जो अभ्यारण्य है वो प्रस्तावित हैं, क्योंकि ये प्रस्तावित है तो ये बन चुके लगभग। तो इनको थोड़ा हम बाद में याद करते हैं। 5 अभ्यारण्य हैं इनको। तो मयूर अभ्यारण्य वो आपका झाबुआ में। इसके बाद कठीवाड़ अभ्यारण्य अलीराजपुर में, झाबुआ जस्ट नीचे लगा हुआ है। देखो लोकेशन आपको क्लियर होता जाएगा। अगर इधर देखें झाबुआ आपका मयूर अभ्यारण्य, और आपका इधर आपका अलीराजपुर में कठीवाड़ अभ्यारण्य। और इसके बाद अगर मैं बात करूं मानदाता अभ्यारण्य, मानदाता परियोजना भी आएंगी, बहुउद्देशीय परियोजना हम बात करेंगे ये नर्मदा नदी के, तो मानदाता खंडवा के पास निकलती हैं, तो मानदाता आपका तो वो खंडवा में है इधर, और खंडवा में ही आपका एक और अभ्यारण्य है सुरमेनिया अभ्यारण्य, खंडवा में एक और अभ्यारण्य सुरमेनिया अभ्यारण्य। और अगला अभ्यारण्य की बात करता हूँ वो रीवा है, वो है बशामन मामा गौ अभ्यारण्य, बशामन मामा गौ अभ्यारण्य। पहले एक अभ्यारण्य था आगर मालवा गौ अभ्यारण्य, और अब जो रीवा में बनाया गया है बशामान मामा गौ अभ्यारण्य रीवा, यहाँ पर
रीवा अपने आप में एक संभाग है। तो इसके बाद मैंने बताना चाहूँगा कि यहाँ हमने क्लियर कर चुके हैं 32 अभ्यारण्यों को 32 अभ्यारण्य और 11 राष्ट्रीय उद्यानों को। थोड़ा हम अभ्यारण्यों को एक बार रिवाइज और कर लेते हैं। तो रिवाइज थोड़े जल्दी जल्दी करेंगे। हमारा चंबल अभ्यारण्य है, पालपुर कुनो अभ्यारण्य है, करेरा अभ्यारण्य है, यहाँ आपका करेरा अभ्यारण्य है, घाटीगांव अभ्यारण्य है, इधर आपका ओरछा अभ्यारण्य है, यहाँ पर आपका मैं नीमच मंदसौर की बात करूँ तो गांधी सागर अभ्यारण्य है, दमोह की बात करूँ तो आपका दुर्गावती अभ्यारण्य है, बैतूल में कालीभीत अभ्यारण्य है, राजगढ़ में नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य है, केन छतरपुर पन्ना अभ्यारण्य है, खिवनी देवास में अभ्यारण्य है, आपका सोन घड़ियाल शहडोल में अभ्यारण्य है, पचमढ़ी होशंगाबाद में, बोरी होशंगाबाद में, मोगली पेंच सिवनी छिंदवाड़ा में आता है, फैनमिनी कोरमंडला में आता है, पनपटा शहडोल में आता है। अगला हम निवाड़ी की बात ओरछा निवाड़ी में अंतर्गत आता है, और संजय डुबरी सीधी के अंतर्गत आता है, बगदरा सीधी में आता है, गंगऊ गंगऊ अभ्यारण्य पन्ना के अंतर्गत आता है, पालपुर कुरो श्योपुर मैंने बता चुका हूँ, रातापानी सीहोर जो टाइगर प्रोजेक्ट है, मयूर अभ्यारण्य झाबुआ में है, कट्ठीवाड़ा अलीराजपुर में, खंडवा में मानदाता, शुरमेनिया खंडवा में, और बशामन मामा गो अभ्यारण्य आपका जो आता है वो है रीवा के अंतर्गत। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्यों को काफ़ी अच्छी तरह से लोकेटेड करके बताया है। यहाँ पर आपको देखो मध्य प्रदेश को हम एक घर की तरह जानेंगे। आप अगर इस सीरीज से जुड़े रहते हो, मैं आपको वादा करता हूँ मध्य प्रदेश आपका कंठस्थ हो जाएगा। आप कहीं भी कोई टॉपिक बोलेगा आपको पता होगा ये कहाँ पर है, क्योंकि मध्य प्रदेश MPPSC लेवल पर मैं इसको अगर बेस बनाना चाहूँ तो UPSC देखो मैं आपको एग्ज़ाम ये नहीं बताऊंगा कि इस एग्ज़ाम के लिए है, लेकिन मैं इतना बताऊंगा मध्य प्रदेश जहाँ पर आता है, मध्य प्रदेश का एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं अगर आप इस सीरीज से जुड़ते हो। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश की मैं इन प्रत्येक टॉपिक का अलग अलग से भी वर्णन मैं प्रत्येक डिस्क्राइब बहुत बारीकी से करूँगा। यहाँ पर मैंने लोकेट करके आपको बताया कौन सा अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो क्लियर होता है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो थोड़ा। इसके बाद हम आगे आने वाली सीरीजों में इनका विस्तार से वर्णन करेंगे।